अमेरिका ने भारत से आने वाले सामानों पर 27% का टैरिफ यानी कि एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया। अब ये सुनकर आपके दिमाग में आया होगा कि ये टैरिफ क्या बला है। टैरिफ तो हम आपको लगातार समझा ही रहे हैं। टैरिफ का मतलब सीधा सीधा ये है कि जो सामान हम भारत से अमेरिका भेजते हैं, जैसे दवाइयाँ, कपड़े, स्टील वगैरह, अब वो वहाँ 27% महंगे हो जाएंगे। हालांकि फार्मा, बाकी सब चीज़ों को इससे दूर रखा गया है, लेकिन जिन जिन चीज़ों पर 27% टैक्स लगा है वो अब उनका उस पर ये टैक्स लगाया गया, टैरिफ लगाया गया। और इसे कहा जा रहा है कि ये जवाबी टैरिफ है। जो जितना टैरिफ लगाएगा अमेरिका के उत्पादों पर, अमेरिका भी उतना ही अनुपात में उन पर टैक्स लगाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप बहुत पहले ही ऐलान कर चुके थे। सवाल ये है कि ये हमारे बिजनेस के लिए कितना घातक है। अचानक से ये जो टैरिफ की वर्षा हुई है, टैरिफ का जो टेरर फैला है, इससे भारतीय कारोबार पर, भारतीय बिजनेस पर किस तरह का असर होगा, हमारे एक्सपोर्ट्स पर क्या असर इसका होगा, साथ ही साथ क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जहां पर हमारे लिए मौके बन सकते हैं, इस पर भी लगातार बातचीत हो रही है। ये भी है सबसे बड़ा मुद्दा इस समय कि हम नुकसान से पार कैसे पा सकते हैं। अगर भारत इसकी जद में आ रहा है तो आगे हमको नुकसान से बचने के लिए वो कौन कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। और उससे बड़ी बात यह है कि नुकसान एक तरफ, आपदा एक तरफ, लेकिन इसी में क्या अवसर भी हमारे लिए बच रहे हैं। शाम को 6 बजे आज हमने विस्तार से इस पर चर्चा भी की थी कि कहाँ कहाँ हमारे लिए इसमें मौके बनकर आ रहे हैं, और उन पर विस्तार से चर्चा हुई थी खास दिग्गजों के साथ। अब थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में अब यहाँ से आगे की राह क्या है। आपदा और अवसरों के बीच में हमें अपनी राह को आगे कैसे ले जाना है। और उससे बड़ा सवाल अब ये है कि अगर यहाँ से एक नई ट्रेड वॉर शुरू हो जाती है, या फिर अमेरिका की देखा देखी दुनिया के बाकी देशों ने भी इसी तरह से जवाबी टैरिफ लगाने की प्रवृत्ति शुरू कर दी, तो फिर दुनिया की इकोनॉमी किस तरफ जाएगी और उसमें भारत कैसे अपनी स्थिति को मजबूत करेगा या सिक्योर करेगा। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं सुभाष चंद्र गर्ग सर का। पूर्व वित्त सचिव हैं और अब आर्थिक मामलों के जाने माने जानकार। बहुत बहुत स्वागत है गर्ग सर आपका शो पे। हमारे साथ हैं अजय बग्गा सर, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है बग्गा सर आपका शो पे। हमारे साथ हैं प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी, वाइस चांसलर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IIFT के। प्रोफेसर जोशी, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। गर्ग सर, चर्चा की शुरुआत आप ही से कर रहे हैं सर, और एनालिसिस काफ़ी इस पे हुआ सर। हमने पूर्व में भी चर्चा की है, पहले जब इस पे चर्चा हो रही थी। अब क्योंकि मूर्त रूप ले चुके हैं, इम्प्लीमेंटेशन तो 9 तारीख से होगा, लेकिन अब ये एक सच्चाई के रूप में हमारे सामने है। 27% का अतिरिक्त कर, टैक्स, टैरिफ, क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं सर? बेसिक सवाल से शुरू करूंगा। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन बिजनेसेस पर क्या इम्पैक्ट? तो दीपक, पहली बात तो ये है कि ये यूएस वर्सेस इंडिया इशू नहीं है। दिस इज यूएस वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इशू है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, ये टैरिफ का इशू नहीं है। जो टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम से लगाए जा रहे हैं, वो एक्चुअली अमेरिकन इंपोर्ट का कितना एक्सेस है उसके एक्सपोर्ट के मुकाबले उस देश को, उस परसेंटेज पे लगाया है। अगर चाइना का डेफिसिट जो है अमेरिका के साथ, वो अगर 70-72% होता है तो उसका आधा लगा दिया। अगर वियतनाम का 90-92% है तो 46% लगा दिया। हमारा 52% डेफिसिट है, मतलब अमेरिका के साथ सरप्लस है, और अमेरिका इंडिया के साथ डेफिसिट है, तो हमें 26% लगा दिया। टैरिफ क्या है उससे कोई रिश्ता नहीं है। चाइना का टैरिफ अमेरिकन पे 7.5% है, अमेरिकन का 3% है। वियतनाम का भी इसी तरह से 7-8% है, और अमेरिकन का 2-3% है। टैरिफ के डिफरेंस पे रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगे हैं। डेफिसिट कितना है उसके हिसाब से लगाए जा रहे हैं। तीसरी बात, तो इसका सिर्फ मतलब ये है कि अगर आप अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं और अमेरिकन इंपोर्ट करते हैं, तो इतना उस देश के मुकाबले आपको टैरिफ देना पड़ेगा। तो सबसे सीधा और पहला कॉन्सिक्वेंस तो ये होता है कि अमेरिकन के लिए सारी चीज़ें दुनिया भर की बड़ी महंगी हो जाती हैं। अमेरिकन एक्सपोर्ट करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन अमेरिकन इंपोर्ट जो हैं वो सारे महंगे हो गए।
तो जो आप देख रहे हो अभी जो वहाँ कॉन्सिक्वेंस हो रहा है, हजारों पॉइंट से उनका नेस्डैक और दूसरी इंडेक्सेस गिर रही हैं। दिस इज एक्चुअली, इफ आई मे से सो, दिस इज टू डिस्ट्रॉय अमेरिका, नॉट टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ओके, ऑल राइट सर। और डिस्ट्रक्शन तो आपने बोला सर, तो डिस्ट्रक्शंस तो हमें दिख रहा है अमेरिकी मार्केट्स में। बग्गा सर, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी बड़ी गिरावट यूएस मार्केट इस तरह से रिफ्लेक्ट करेंगे? हम तो फिर भी गिरते गिरते संभले, लेकिन वहाँ पर काफ़ी कोहराम मचा हुआ है सर। तो क्या ट्रंप के टैरिफ के बाद अब अमेरिका भी ये मान के चल रहा है कि न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया मंदी की तरफ जा रही है? इन्वेस्टर्स ये मान के चल रहे हैं। तो कल दीपक देखें तो पिछले 2-4 दिन से मार्केट्स कॉम्प्लेसेंट थे। कल भी आपके प्रोग्राम में मैंने कहा कि मुझे शॉर्ट्स नहीं दिख रहे, ना हेजिंग हो रही है, ना उनका विक्स बढ़ा है। विक्स भी 22 के लेवल पे था। अगर बहुत गड़बड़ होती तो 40-50 के लेवल पे होना चाहिए था। तो मैंने बोला मार्केट कॉम्प्लेसेंट जा रहे हैं और मार्केट को पता होता है शायद कुछ पोस्टपोनमेंट हो जाए या हल्के रहे। बट एक चीज मैंने कही थी कि भारत पे लगने वाला है रेसिप्रोकल। वो कोई रिलेशनशिप नहीं आएगा उसमें। पहले लगाएंगे और फिर बोलेंगे आके नेगोशिएट करो। वही हुआ। अब हुआ क्या है, जिस तरह से किया गया और जिस तरह से जो किया गया वो दोनों ही नागवार हुआ है इन्वेस्टर्स को। और ये जो यूएस एक्सेप्शनलिज्म चल रहा था कई सालों का, इकोनॉमी वाइज भी और स्टॉक मार्केट वाइज भी, दोनों लोग कह रहे हैं कि यहां से बेचो। आज डॉलर गिरा, डॉलर के बॉन्ड्स की यील्ड गिरी, फिर तीसरा हमने देखा उनका स्टॉक मार्केट गिरा। तीनों जगह बिकवाली का दौर चल रहा है। तो इन्वेस्टर्स कह रहे हैं कि ट्रंप का पेन पॉइंट कहां है। 10% तो S&P 500 गिर चुका था, उस पे तो ट्रंप ने ब्लिंक नहीं किया। नैस्डैक 12-13% गिर चुका था। तो आज इसको 20% ले जाते हैं, फिर देखते हैं। इसमें मैं 2018 का आपको याद दिलाऊंगा दीपक, के फरवरी में जब टैरिफ आए, मार्केट गिरा बड़ी तेजी से, फिर साइडवेज रहा और दिसंबर तक नैस्डैक बेयर मार्केट में आ गया था। आज तो लग रहा है कि आज में ही शायद नैस्डैक बहुत निकट आ जाएगा। 16-17% तो नीचे क्रॉस हो जाएगा अपने फरवरी के हाई से। तो बहुत निकट हम आ गए हैं इस बारी बेयर मार्केट के। तो ट्रंप का पेन पॉइंट कहाँ है इकोनॉमिकली और स्टॉक मार्केट के, ये मार्केट आई थिंक आज डिस्कवर करने की कोशिश में है। तो वन वे मार्केट चल रहा है, जस्ट सेलर्स है, बायर कोई खड़ा नहीं हो रहा है खरीदने के लिए। ऑल राइट सर, ये है मार्केट का एनालिसिस। अब मैं प्रोफेसर जोशी आपके पास आऊँगा सर। हम आज इवनिंग में भी, बग्गा सर भी हमारे साथ थे, हम उस समय आपदा में अवसर की बात कर रहे थे। बट ये अवसर तभी बन पाएंगे हमारे लिए सर जब थोड़ा सा ग्लोबल सप्लाई चेन थोड़ा सा दुरुस्त हो। और गर्ग सर तो कह रहे हैं कि ये अमेरिका के डिस्ट्रक्शंस के लिए एक तरह से है, जो आंकड़ों में ऐसा प्रतीत होता भी है। लेकिन कैसे भारत के लिए कुछ नए मौके ऐसे में बन सकते हैं, और भारत के लिए फिर ऐसी नीति क्या हो कि हम अपने लिए सुरक्षा कवच भी बना लें और मौकों को भुनाने के लिए एक बढ़िया रणनीति भी? देखिए, चूंकि ये आपदा है और इसके अंदर आपदा में अपॉर्चुनिटी भारत हमेशा खोजता रहा है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा ऐसा मौका है जहां पे आपने देखा कि यूएस मार्केट बिल्कुल धड़ाम से औंधे मुंह गिर रहे हैं। अभी इनके टैरिफ के अनाउंसमेंट के बाद एप्पल के शेयर खाली 7% गिर गए। 4 से 5% की गिरावट बाकी दूसरे मार्केट में, ये गिरावट दूसरे बाजारों में भी देखी जाएगी। और ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए हैं, ये पुराने टैरिफ के ऑन एंड अब में, जैसे चाइना पे 20% टैरिफ इन्होंने फेंटेनाइल के नाम पे लगाया, उसके बाद में दोबारा से 34% टैरिफ लगाया। सो इट गोज वेल अबव 54%। एंड अगर और लगाएंगे टैक्सेस वगैरह तो इट वेरी वेल गोज अबव 60%। सो पहला तो ये हुआ कि ये गर्ग साहब बिल्कुल सही बता रहे हैं कि एज ऑन डेट इट्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉइंग द अमेरिकन मार्केट। और अगर सीधा इसको देखा जाए तो अमेरिकन इकोनॉमी भी डिस्ट्रॉयड सी लग रही है। लेकिन फिर थ्योरेटिकल अगर आप जाते हो तो इनको
उनको ऐसा लगता है ट्रम्प साहब को कि अगर टैरिफ लगाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में आएगी, क्योंकि इंपोर्टेड गुड्स महंगे हो जाएंगे। जब इंपोर्टेड गुड्स महंगे हो जाएंगे तो लोग अमेरिका में प्लांट लगाएंगे तो उसमें जॉब मिलेगा। और उनकी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि कुछ ऑटो वर्कर्स को भी बोलने का मौका दिया गया, तो उन्होंने बताया कि हम कितने प्रसन्न हैं। तो प्रसन्नता तो इससे पता चल रही है कि शेयर बाजार में शेयर धारकों की पूंजी अचानक घट गई है। अभी ये है कि 19th सेंचुरी की स्ट्रेटेजी अगर आप 21st सेंचुरी में लगा रहे हो तो इससे अमेरिका में क्या होगा ये तो मेरे ख्याल से आने वाला वक्त ही बताएगा, बट एज ऑन डेट मुश्किल लग रहा है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये बहुत सही बात है कि ये इंडिया के अगेंस्ट नहीं, ये अमेरिका वर्सेस द होल वर्ल्ड हैज बिकम। नाउ इसके अंदर आप देखिए कि पूरे यूरोपियन यूनियन पे इन्होंने 20% टैरिफ लगाया, कनाडा एंड मेक्सिको पे 25% लगाया। एंड बड़ी अजीब बात यह है कि कनाडा, मेक्सिको एंड यूएस जो एक ट्रेड पार्टनर थे, जिनके अंदर एक नाफ्टा का एग्रीमेंट था, उसके बाद में यूनाइटेड नेशन मेक्सिको कनाडा का एग्रीमेंट हुआ, वो लगभग इन्होंने ध्वस्त सा कर डाला है। और उसके बाद में कनाडा इज फाइंडिंग अलायंसेस विद यूरोपियन यूनियन, नेवर थॉट ऑफ। अमेरिका इज हैविंग अलायंसेस विद रशिया, नेवर थॉट ऑफ। तो ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि कुछ इसको थोड़ा गंभीरता से हमको एनालिसिस करना होगा, जो हम निश्चित रूप से कर रहे हैं कि कुछ कंट्रीज के प्रोडक्ट महंगे होंगे, कुछ कंट्रीज के प्रोडक्ट सस्ते होंगे। और एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, पहले क्या है कि एमएफएन में क्या होता था कि हम एक ही टैरिफ लगाते थे, वो प्रोडक्ट चाहे किसी भी कंट्री से है तो प्रोडक्ट वाइज टैरिफ होता था। दैट वाज नोन एज एमएफएन, मोस्ट फेवर्ड नेशन अंडर द डब्ल्यूटीओ। So what we said after 1995 कि न्यू ट्रेड ऑर्डर, अब वो न्यू ट्रेड ऑर्डर में स्थिति आज की तारीख में ये है कि वो न्यू ट्रेड डिसऑर्डर हो गया है। अलग अलग कंट्री के प्रोडक्ट पे अलग अलग टैरिफ लगने से इट इज नॉट द प्रोडक्ट बट कंट्री वाइज उसकी कॉम्पिटिटिवनेस मार्केट में बढ़ेगी, थोक के बाजार में भी और रिटेल के बाजार में भी। थोक व्यापारी को अब ये बड़ी मुश्किल से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी को कहां से सामान खरीदे हैं, क्योंकि उसको उसका CIF कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट जो लैंडेड प्राइस है अमेरिका के अंदर, प्लस उसके ऊपर कितना टैरिफ है, वैसे ही रिटेल बाजार में करनी पड़ेगी। तो मुझे ये लगता है कि सप्लाई चेन में जो निश्चित रूप से उठापटक है, उसका हमको आइडिया लगा के कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसके अंदर हम उसमें कॉम्पिटिटिव हैं, उस प्रोडक्ट की सप्लाई चेन पे हम जोड़ दें। और मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल, यानी कि जो बिल्कुल मौके वाली जो खिड़कियां हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको थोड़ा सा उनकी मरम्मत भी की जाए और फिर उनके बाहर से एक हवा का फ्रेश झोंका आने लायक परिस्थितियां बनाई जाएं। तो उन मौके वाली खिड़कियों को हमें न सिर्फ ढूंढना होगा बल्कि दुरुस्त भी करना होगा। लेकिन कैसे करेंगे मैं आगे बात करूंगा। लेकिन गर्ग सर, एक बार बात यही कही जा रही है कि आप जब कहते हैं कि इट इज़ नॉट वर्सेस इंडिया, इट इज़ वर्सेस ग्लोबल ऑर्डर या ग्लोबल प्लेयर्स, तो आज की डेट में सर जितना ट्रेड और बिजनेसेस जितने कनेक्ट हो गए एक दूसरे से, ऐसा नहीं लगता है कि भारत उससे अछूता रह पाएगा। तो क्या आपको लगता है कि ये सच में मूर्त रूप में क्या ये यूएस वर्सेस इंडिया अंत तो गत्वा यूएस वर्सेस इंडिया नहीं रह जाएगा? यही रियल इशू है। आप इसको बायलैटरली अमेरिका के साथ डील करके नहीं इशू कर सकते, राइट? आपको ये देखना पड़ेगा कि आप ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हैं और अमेरिका के अलावा बाकी देशों को एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हैं या नहीं। अमेरिकन एक्सपोर्ट तो देखिए, कुछ चीज़ें तो जैसे हमारी एग्जेम्प्टेड ही हैं, फार्मास्यूटिकल्स वगैरह। बाकी चीज़ों में अगर हम अमेरिका को एक्सपोर्ट अभी भी करेंगे तो टैरिफ लगा लें, हमें कोई अमेरिका के लिए टैरिफ को हटाने की, हमारे यहाँ टैरिफ कम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें बाकी दूसरे देशों के साथ आगे जो मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क में काम करना चाहिए, बाकी सभी देशों के साथ, उनके साथ अपना जो हमने ओवर प्रोटेक्टेड रिजीम बना रखी है, चाहे ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह हो, उनसे हमें कोई फायदा नहीं हो। आप देखिए आईफोन यहाँ बनता है अब, लेकिन आईफोन बनने के बाद, हिंदुस्तान में बनने के बाद भी हिंदुस्तान में आईफोन दूसरे देशों के मुकाबले महंगा है। तो हमारे यहाँ बनने से हमारे कंज्यूमर्स को कोई फ़ायदा खास नहीं हो रहा इन चीज़ों का। तो हम इन सब चीज़ों को अगर हटाएं और अपनी इंडस्ट्री को एक्सपोज करें ग्लोबल कंपटीशन के लिए, और उसके बाद मजबूत होकर उभर करें आएँ, जैसे कि हम सर्विसेज में करते हैं, हम compete करते हैं पूरी दुनिया के साथ,
मैन्युफैक्चरिंग में हम क्यों नहीं compete कर सकते? तो अगर हम सही स्ट्रेटजी, और आने वाले, एक बात मैं और कहूँगा कि देखिए 1945 के बाद का जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का की दुनिया थी, वो एक दुनिया ऐसी थी जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को बड़ा प्रेफरेंशियल टैरिफ दिया गया सारी दुनिया में, चाहे यूरोपियंस के हों, चाहे अमेरिकन हों, चाहे अब ये जो देश हैं, चाहे चाइना हो, चाहे बांग्लादेश हो, वियतनाम हो, इंडिया हो, ये लोग भी अब काफ़ी इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गए। जहाँ तक मेरी जानकारी है, लगभग 60% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग आजकल डेवलपिंग कंट्रीज में होती है। तो अब आज के दिन डेवलपिंग कंट्रीज को टैरिफ प्रेफरेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना उनको ज़रूरत है। जैसे आपने देखा, आज वियतनाम ने कहा कि भाई हम तो जीरो कर देंगे, 7.5 भी है तो जीरो कर देंगे, आप हमें एक्सपोर्ट करिए। लेकिन ऐसे एक्सपोर्ट नहीं होगा, अमेरिकन विल हैव टू चेंज। ये जो इन्होंने लगाया है, इसको इनको ख़त्म करना पड़ेगा, अदरवाइज जैसे मैंने कहा, अमेरिकन इकोनॉमी इज इन फॉर बिग ट्रबल। एब्सोल्युटली सर। भगत सर, बार बार आपसे शाम को भी इस पर चर्चा हुई थी, लेकिन मैं थोड़ा सा क्योंकि आप China+1 पे आपका बहुत डिटेल्ड एनालिसिस है और बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस है, मैं फिर आपसे चाहूँगा कि हमने जो वो गाड़ी मिस करी थी China+1 की, क्या हम अब एक मौका हमारे पास देख रहे हैं? और आपने तो आज बहुत अच्छे टर्म्स यूज़ करे थे कि वियतनाम+1 की आप बात कीजिए, और एक आपने बात किया था चाइना सरोगेट+1। तो ये थोड़ा सा बताएं सर डिटेल में, और बताएं कि क्या वाकई में भारत के पास अभी भी कोई मौका है? देखें दीपक जी, जब 2018-19 में ट्रंप ने पहली बारी चाइना पे लगाए थे टैरिफ, तो ट्रेड गैप चाइना और यूएस का 300 बिलियन से कम था। आज के दिन में भी 300 बिलियन से कम है, बट चाइना का यूरोप से ट्रेड गैप 200 बिलियन हो गया, चाइना का ग्लोबल साउथ के साथ ट्रेड गैप 500 बिलियन हो गया। तो चाइना ने किया क्या है? चाइना ने सरोगेट बना दिए हैं। ईस्टर्न यूरोप हो, मेक्सिको हो, वियतनाम हो, थाईलैंड हो, लाओस हो, कंबोडिया हो, हर जगह चाइना की फैक्ट्रियां लगी हैं, चाइनीज स्टेट ओन्ड फैक्ट्रियां हैं, चाइनीज लेबर है, जिसके ऊपर उस कंट्री का छापा लगाया जाता है। यूएस बॉर्डर, सदर्न बॉर्डर से मेक्सिको के अंदर 100 मील के दूरी पे 25 चाइनीज फैक्ट्रियां बैठी हुई हैं, जो हर तरह का माल बना रहे हैं, से लेके स्टफ टॉयज से लेके हर चीज का माल वहां बन रहा है। सेमी फिनिश्ड माल चाइना से जा रहा है बाय शिप, वहां पे छापा लग रहा है और अमेरिका के अंदर जा रहा है। तो ये जो 500 बिलियन ट्रेड गैप चाइना का ग्लोबल साउथ के साथ है, ये चाइना सरोगेट+1 है, जो भारत और चाइना ने जियो स्ट्रेटेजिकली ये इंश्योर किया कि भारत में निवेश ना आए। जो भारत में निवेश, जो चाइना निवेश कर रहा था पूरी दुनिया भर में, अभी आप देखिए थाईलैंड में जो फ्लाईओवर गिरा दीपक जी, ये बिल्डिंग गिरा, अपार्टमेंट ब्लॉक गिरा अर्थक्वेक में, वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कौन बना रहा था? चाइनीज रेलवे कंपनी नंबर 10, वो चाइनीज कंपनी थी। उसमें स्टील कहां से आ रहा था? चाइना की एक कंपनी का स्टील प्लांट था, जो कि थाईलैंड अथॉरिटीज ने बंद किया, क्योंकि वो बहुत गलत स्टील बना रहे थे, जो भुर रहा था, बड़ी जल्दी वो डिस्ट्रॉय हो रहा था, तो उन्होंने बंद किया था। उसमें से स्टील यूज किया गया, अर्थक्वेक को वो सहार नहीं सका, 80 से ज्यादा लोग दब गए उसमें। ये है हालत चाइना सरोगेट+1 की। तो हमें जब लेना है, इनसे कंपटीशन करना है, हमें ये भी देखना है चाइना चीप लेबर देगा, चीप कैपिटल देगा, ऐसे टर्म्स ऑफ ट्रेड देगा अपने सरोगेट्स को, ताकि उसका माल निकल सके और उनके छापे से वो अमेरिका जा सके और वेस्टर्न यूरोप जा सके। इसमें अब एक तरीका है, या तो चाइना से आप स्ट्रेट जाके बात करें कि आप बनाइए फैक्ट्री यहाँ पे, जैसे BYD की बात कर रहे हैं तेलंगाना सरकार, बनाइए, हाईटेक बनाइए, हमें स्टफ टॉयज नहीं चाहिए आपके, आप टेक्नोलॉजी लाइए। दूसरा है कि अगर हमें मौका मिलता है, अब जो मेक्सिको में है प्लांट या वियतनाम में प्लांट है, हमें अपनी कीमतें भी कम करनी है, सहूलियत देनी है फैक्ट्री वालों को, लैंड उनको एक्वायर करके देनी है बड़े इंडस्ट्रियल तौर पे सरकार को, और वहां से फिर लॉजिस्टिक्स हब बना के, इंडस्ट्रियल हब बना के हम कर सकते हैं। बट बहुत ज्यादा इसमें पॉलिटिकल विल की जरूरत है, केवल केंद्रीय सरकार नहीं, स्टेट सरकार और डिस्ट्रिक्ट लेवल, कलेक्टर लेवल तक इसमें
बहुत वो चाहिए होगा इन्वॉल्वमेंट। ऑल राइट सर। भगत सर, आपको जाना भी है तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको करूंगा आपके इंसाइट्स के लिए, और बाकी सवालों के लिए मैं क्विकली 2 सवाल मेरे और हैं। गर्ग सर और प्रोफेसर जोशी मेरे साथ हैं। प्रोफेसर जोशी, आपके पास आ रहा हूँ सर। जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि हम मौके बनाने की अब बात कर रहे हैं, तो अगर पूरी दुनिया में अगर वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता है, और अब तो मैं सुन रहा हूँ कि WTO जैसी संस्थाएं भी शायद अब प्रासंगिक रह पाएंगी, नहीं रह पाएंगी, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर हम देख रहे हैं, तो ऐसे में भारत के लिए पूरी पॉलिसी चेंज करने का क्या अब एक मौका आ चुका है? और कहाँ जो मैं खिड़कियों की बात कर रहा था, मौकों की जो खिड़कियां हैं जो दिखी नहीं रही हैं, उनको खोज के फिर दुरुस्त ठीक ठाक भी करना है, तो वो कहाँ ऐसा जो छुपी हुई हैं, जाले हटाने पड़ेंगे जहां? देखिए, इसमें भारत भी काफी प्रोटेक्शनिस्टिक रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इंडस्ट्री को हमने जो प्रोटेक्शन दिया है हाई टैरिफ के साथ में, उससे इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा इनएफिशिएंसी भी बढ़ी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टैरिफ को कम करने से जो इनपुट हमको चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसकी कीमत कम होगी, तो ये ऑटोमेटिकली कॉम्पिटिटिव होगा। तो होता क्या है कि जब हम इंपोर्ट के टैरिफ लगाते हैं, वो दो तरह से होता है। एक तो कंज्यूमर के लिए उसकी प्राइस बढ़ जाती है जब टैरिफ लगता है, तो वो दैट इज पॉसिबल। बट द सेकंड चीज उसमें क्या होती है कि जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनपुट जाता है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो कॉस्ट ऑफ इनपुट जब बढ़ती है तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इनकॉम्पिटिटिव हो जाती है। तो उसके एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि हमने मोबाइल में क्या किया कि फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर, मोबाइल के ऊपर टैरिफ कम था, इंपोर्ट ड्यूटी, बट उसके कंपोनेंट्स पे ज्यादा था। तो उसका परिणाम ये हुआ कि भारत के अंदर मोबाइल का खाली आयात होता रहा, फिनिश मोबाइल का। अब जब हमने इनपुट्स के ऊपर ड्यूटी कम की है, तो ऑटोमेटिक भारत में मोबाइल का बनना शुरू हुआ, यहाँ असेंबलिंग शुरू हुई और वो मोबाइल का एक्सपोर्ट शुरू हो गया। अच्छा, यही चीज सभी चीज के अंदर है कि अगर इनपुट जो है वो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवली इंडस्ट्री को मिलेगा। और मुझे लगता है, देखिए 1991 में भारत ने जब सुधार किया था, हमने अंडर प्रेशर किया था, क्योंकि हमको कुछ सोना गिरवी रखना पड़ा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन खराब थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मौका आ गया है। और अमेरिका का जहां तक सवाल है, $3 ट्रिलियन के गुड्स के ऊपर उनका लगभग 23% एवरेज टैरिफ है। वो 100 साल पहले 1930 1920 का जो टैरिफ था उसके लेवल पे है, उससे भी हाई है। ये 100 साल बाद अब एक मौका है लिबरलाइजेशन का। WTO में लिबरलाइज किया, अनेक कंट्री ने किया, इंडिया ने में किया, फिर भी हमारा एवरेज टैरिफ 17% था। कुछ प्रोडक्ट्स पे हमारा टैरिफ जो है 100-150% भी था। यस सर। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो इनपुट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, उस पे अगर टैरिफ कम होगा, वो इंडस्ट्री बहुत लंबे समय से डिमांड करती आई है, लेकिन समहाउ हम इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं कर पाए हैं। तो आप इसको दबाव ही कहें, लेकिन इस दबाव के अंदर ये अपॉर्चुनिटी है। और उसके साथ साथ हमको कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी पड़ेगी। उसके अंदर हमारे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, central government and more, the local government, district level, divisional level, they have to be sensitive for export production. एक्सपोर्ट प्रोडक्शन के लिए हमने वो काम भी किया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की स्कीम हमने शुरू की है। ये मेरे ख्याल से पिछले 5-7 साल में पहली बार हुआ है। राइट सर। पहले हमने स्टेट लेवल एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी जी। बनाई, उसके बाद में नाउ वी वांट डिस्ट्रिक्ट एज एन एक्सपोर्ट, अब उनके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी बनाई। जैसे आप जर्मनी में देखते हैं, अमेरिका में देखते हैं, वहां export promotion is a state sub, states are very active, और even districts are very active. जर्मनी का जो मॉडल है वो मिडिल स्टैंड का जो है, स्मॉल इंडस्ट्रीज बिकम कॉम्पिटिटिव एंड दे आर सो कॉम्पिटिटिव दैट वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव है। और जर्मनी की MSME के अंदर 40% ऐसी हैं। एब्सोल्युटली सर, वही हमारी दिक्कत है कि सर हम कॉम्पिटिटिव कैसे हो पाएंगे। और उसी में एक गर्ग सर, एक बड़ा डिलेमा जो निकल कर सामने आ रहा है, वो डिलेमा ये निकल कर आ रहा है फ्रॉम प्रोटेक्शनिस्ट स्टैंड पॉइंट। आई एम टेलिंग कि जो हमारा मेक इन इंडिया का जो आइडिया है, वो फिर ट्रम्प के जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म है, ये तो फिर एक जैसा ही हो गया ना। और सारी दुनिया ने अगर ऐसा ही सीख लिया तो फिर आगे क्या होगा? मतलब और हमारी तो बहुत ज़्यादा चीज़ें रॉ मटेरियल से लेकर बाकी टेक्नोलॉजी से लेकर हर चीज़ें बाकी देशों पर भी डिपेंड करती हैं। तो ये प्रोटेक्शनिज्म हर जगह अब चलने लगा अगर, और इसी तरह से इकोनॉमिक नेशनलिज्म चलने लगा, इसी तरह से टैरिफ्स लगाने सब ने शुरू कर दिए, तो फिर दुनिया कहाँ जाएगी और हमारे लिए उसमें कहाँ कहाँ चैलेंजेस होंगे सर इंडिया के लिए? देखिए, 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को देखने के लिए। एक तो ये
कि आज के दिन दुनिया में इंडस्ट्रियल गुड्स का प्रोडक्शन या सप्लाई डिमांड के मुकाबले ज़्यादा है। हम 30, 40, 50 साल पुरानी स्थिति में नहीं है जब डिमांड ज़्यादा हुआ करती थी और सप्लाई कम हुआ करती थी, और कोई भी नई फैक्ट्री लगा के आप उस डिमांड को पूरा करने की स्थिति में आ सकते थे। दूसरा कि आज जो नया प्रोडक्शन जिसमें ग्रोथ है, वो जो नई टेक्नोलॉजी के एरियाज हैं, वो चाहे आपके कंप्यूटर सिस्टम्स हो, सेमीकंडक्टर्स, चिप्स, ये चीज़ें हों, या आपके एनर्जी ट्रांजिशन में सोलर सेल्स, मॉड्यूल्स और वो सब चीज़ें हों, ये सब चीज़ों की जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी किसके पास है और वो उस टेक्नोलॉजी में कौन एडवांस कर रहा है, उसको कॉम्पिटिटिवनेस मिलती है। वैसे कोई भी चाहे कि हम छोटे मोटे मेक इन इंडिया या कोई और प्रोग्राम करके हम कॉम्पिटिटिवनेस हासिल कर लेंगे, या 2-4-5% PLI में कंसेशन दे के हम यहाँ पे हासिल कर लेंगे, उससे नहीं होता है। आपने देखा PLIs में बैटरीज की स्कीम बिल्कुल नहीं चली, सोलर सेल्स वाली स्कीम बिल्कुल नहीं चली। ये सब क्यों नहीं चली? केवल मोबाइल चला क्योंकि दुनिया में 4-5 प्रोड्यूसर हैं और एक एप्पल यहाँ पे आ गया, और उसमें भी जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके बावजूद हमारे यहाँ पे सबसे महंगा दाम है। तो अगर आप आगे आने वाले के लिए समय में जो इस दुनिया में, और अब ये एक चीज़ और आ गई कि जो डिसरप्शन, सभी प्रोटेक्शनिज्म अपने हिसाब से लोग लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, उस गदर की स्थिति में आप कॉम्पीट करें सेंसिबली, वो स्थिति और भी मुश्किल होती चली जाती है। सो इस स्थिति में अभी आप बहुत साफ तरीके से ये नहीं देख सकते कि आपको कहाँ एडवांटेज है, और हम तो विशेष तौर से उस एडवांटेज की स्थिति में है ही नहीं। ना तो हमारे पास नई टेक्नोलॉजी वाले एरिया में बहुत अच्छी कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी है, ना हमारी लेबर उतनी स्किल्ड और कॉम्पिटिटिव है। सो कुल मिला के मैं तो ये मानता हूँ बड़ी अच्छी तरह से कि हमारा टैलेंट जो है और हमारा सबसे ज़्यादा एडवांटेज सर्विसेज में है। वहाँ हम ज़्यादा फोकस करें और इस मैन्युफैक्चरिंग में डेवलप करें, पार्टनरशिप करें, चाइना और जिसके पास भी टेक्नोलॉजी है उसके साथ पार्टनरशिप करके आगे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएं। हम अपने बलबूते पे आत्मनिर्भरता या इनके आधार पे आगे नहीं बढ़ सकते। शेप में जोशी सर आपके पास आ रहा हूँ। बिल्कुल सर, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों से बातचीत करते हुए कि बहुत सारी ऐसी मौके थे जब हमने छोड़ा 60-70 के दशक का, जब एशियन टाइगर्स उभर रहे थे, उस वक्त हमने मैन्युफैक्चरिंग छोड़ा। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा सर्विस की तरफ आए तो थैंकफुली उससे हम थोड़ा सा संभले 90s के दौर में, लेकिन हमने बहुत सारी मौके हमने गंवाए भी। फिर अभी रिसेंटली जैसा हमने जिक्र भी किया कि China+1 का एक उभार हुआ और उसमें हमसे वो गाड़ी छूट गई। वियतनाम जैसे देश जो हैं वो आगे बढ़ गए हमसे। अब क्या बचा है सर हमारे पास? अब तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी देर हो गई है, और अगर हम वापस उनकी तरफ जाते हैं तो वो परिस्थितियां जो पहले थी, जैसा सर ने कहा कि एक ज़माना था जब सप्लाई बहुत कम थी, डिमांड बहुत ज़्यादा थी, एफिशिएंसी नहीं थी लोगों के पास, इसलिए मौके मिल जाते थे। अब तो पूरी दुनिया एफिशिएंट हो गई है, सरप्लस है प्रोडक्ट्स का, और मैं तो कहूँगा अब सर्विसेज में भी ये स्थिति आने लगी है AI के उभार के बाद। तो अब हमारे लिए बचे कहाँ हैं सर मौके, और भारत को क्या करना होगा? देखिए, ये परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जब ये सिंगापुर, हांगकांग और साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री आगे आए 60s के अंदर या 70s के अंदर, तो उस समय क्या है कि फ्री ट्रेड, सब लोग कहते थे कि अगर फ्री ट्रेड करोगे, सो सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ दीज कंट्रीज वर सेड टू बी फ्री ट्रेड। फिर जब चाइना आया पिछले 20 साल के अंदर, तो उसके अंदर ये कहा गया कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ चाइना इज इंप्रूविंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी एंड चाइना बीइंग ए पार्ट ऑफ द ग्लोबल वैल्यू चेन। तो ग्लोबल वैल्यू चेन के ऊपर आए। कोविड के बाद में स्थिति बदली और हालत अभी तक ऐसी हुई कि आप देखिए, इंडिया का शेयर वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में 3.8% है मैक्सिमम, और जबकि चाइना का शेयर वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में 38% है। अगले 5-7 साल में चाइना का शेयर वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में 50% हो जाएगा। ऐसा लगभग 70-80 साल पहले हुआ करता था, जब ब्रिटेन का शेयर था या अमेरिका का शेयर था, उसके पहले ब्रिटेन का शेयर था। तो ये बड़ी अनप्रेसिडेंटेड स्थिति है, जबकि एक देश का शेयर लगभग 50% वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में। अच्छा, इसलिए अब जहां तक ये बात हो गई है कि सर्विसेज की बात हो गई है, तो इंडिया इज रियली गुड इन सर्विसेज, बट इसमें एक चीज और देखनी होगी कि
डोनाल्ड ट्रंप आज भी उस स्ट्रेटेजी पे चलना चाहते हैं जो आज से 100 साल पहले कारगर थी। और आपको एक याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की कोई बहुत इनोवेटिव उपज नहीं है। इन 1934 अमेरिका के अंदर एक रेसिप्रोकल टेरिफ एक्ट था, उसमें प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को पावर दी गई थी कि वो टेरिफ नेगोशिएशन के लिए कंट्री से नेगोशिएट कर सकें। तो मुझे लगता है मोर और लेस उसका एक इमुलेटेड न्यू मॉडल है। उस समय ये था क्योंकि फैक्ट्री में जब प्रोडक्शन होता था तो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन था, और चाइना के अंदर ट्रेड थ्योरीज ने, कंपैरेटिव एडवांटेज ने कहा कि चाइना में चूंकि लेबर सस्ता है, अमेरिका में लेबर महंगा है, दूसरे रिसोर्सेज सस्ते हैं, तो Yes, sir. चाइना में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हुई। तो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हुई because of the strategic intent of America and other developed countries. तो उन्होंने कहा कि हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग वहां होगी, जिसको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की थ्योरी से कहा गया, लो एंड मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होगी। अब जब चाइना became so big, चाइना का शेयर इन वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग 38% is more than the share of manufacturing in the next 9 countries in the world. Absolutely. उस स्थिति के अंदर जाने के बाद आप अचानक ये कहते हो कि टैरिफ अगर आपने बढ़ा दिया तो आपके अंदर मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी, ये लगता नहीं है। अब भारत का जहां तक सवाल है, भारत देखिए अभी भी भारत इज ऑन द डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये 10-15 साल के लिए अभी हमारे पास डिविडेंड है। भारत के पास बहुत सारी चीजें हैं, सरकार के पास इंटेंट है, सरकार काम भी करती है, लेकिन बट सर बात ये भी है सर, आप एब्सोल्युटली सर, बात आपने बिल्कुल सही कही। मौके तो हैं देखिए, लेकिन दिक्कत क्या हो गई है कि दिक्कत ये है कि अब दुनिया को क्या इतने अब गुड्स चाहिए भी है, नहीं चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। द वर्ल्ड डजंट नेसेसरीली नीड मोर गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। अब शायद ज़रूरत है वो स्मार्टर मैन्युफैक्चरिंग की है, ज़रूरत शायद वैल्यू एडिशन की है, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग की है, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, क्वालिटी की है। यहाँ पर आप लोगों से बात करने के बाद जो मैं सार निकाल पा रहा हूँ, अगर यहाँ पर हमने इन विंडोज़ को टैप कर लिया, इन खिड़कियों को खोल दिया, तब तो हमारे लिए कुछ मौके हैं। और अगर हम ये सोच रहे हैं कि साहब हम नए सिरे से यहाँ पर अब चीज़ें बनाना शुरू कर देंगे और उसको दुनिया में भेजना शुरू कर देंगे और अमीर हो जाएंगे, तो ऐसा वास्तविक स्थिति में नहीं लगता, प्रैक्टिकलिटी में नहीं लगता। तो देखते हैं कि भारत इस मौके को कैसे बुनाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का सारगर्भित बातचीत के लिए। गर्ग सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी सर।